मैं ये कह रहा था कि कल के क्लास में जो बातें हुई हैं और उस पर कई प्रश्न बने, लोगों द्वारा बनाए गए, तो आज के लिए तय हुआ था कि जो प्रश्न और बचे हुए हैं उनको लिया जाएगा। तो अगर कोई प्रश्न जो कल हमने पूरा मध्य 19वीं शताब्दी से लेकर के 1945 तक का और 1945 तक के बाद का भी जो ट्रेंड बताया हमने, नेशनलिज्म वगैरह पर मैंने अपनी बातें रखा। फिर उसके बाद सोशलिज्म का किस तरह से एक पूरे वर्ल्ड में कैसा इम्पैक्ट आया और मंदी के संदर्भ में सोशलिज्म के संदर्भ की जो भविष्यवाणियां थी, कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणियां थी, उनके बारे में मैंने चर्चा किया। फिर किस तरह से एक विद्यार्थी ने पूछा कि क्या सोशलिज्म पूरे विश्व में क्या आ जाता, ऐसा कुछ तो क्या होता। उस पर फिर कर हमने बताया आप लोगों को कि कैसे कुछ दो विद्वानों ने ये कहा कि कारपोरेटाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पूरे विश्व में सभी प्रॉपर्टीज जो है वो इंडिविजुअल ओनरशिप की जगह कारपोरेट ओनरशिप में आ गई है। फ्रांसिस फुकुयामा का नाम मैंने लिया और एक मैनेजमेंट के गुरु पीटर ड्रकर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये जो एक कारपोरेटाइजेशन है, इस कारपोरेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ने क्लास स्ट्रगल को समाप्त कर दिया, ऐसा उन लोगों का कहना था। और ये क्लास स्ट्रगल को उन लोगों ने एंड ऑफ हिस्ट्री कहा। एंड ऑफ हिस्ट्री वर्ड जो है वो कार्ल मार्क्स का है, जिन्होंने कहा कि जब विश्व से क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगा तो क्लास स्ट्रगल का इतिहास खत्म हो जाएगा। इस अर्थ में उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री कहा। इसके बाद नहीं कि इतिहास का अंत हो जाएगा, इतिहास का अंत वर्ग संघर्ष के संदर्भ में समाप्त हो जाएगा और राज्य जो है वो मुरझा जाएगा। राज्य के मुरझाने के संदर्भ में और वर्ग संघर्ष के समाप्त हो जाने के संदर्भ में जब पूरे विश्व का आप परीक्षण करते हैं कि क्या राज्य मुरझा जा रहे हैं, तो उसको इस अर्थ में आप देख सकते हैं कि राज्य की जो जिम्मेदारियां पहले थी कि राज्य एक खास समय में हर काम अपने हाथ में ले लेता था, हर प्रोडक्शन में उसका राज्य की भूमिका होती थी, तो उससे राज्य ने अपने आप को अलग कर लिया। और ये सभी जो प्रोडक्शन के, डिस्ट्रीब्यूशन के और एक्सचेंज के काम है, ये सब कारपोरेटाइजेशन के तहत दिए गए। कारपोरेट, बड़े बड़े कारपोरेट बने, जैसे आपको बताया मैंने, जैसे अंबानी का कंपनी है रिलायंस, एक कारपोरेट है। पूरी प्रॉपर्टी उनकी एक कंपनी के अधीन है, जिसके सबसे अच्छे अधिक शेयर होते हैं वो उनके मालिक होते हैं। या जैसे टाटा का है, या जैसे आपके LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो रिलायंस से भी बड़ी कंपनी है, और उसके भी सब प्रॉपर्टीज कारपोरेटाइज हैं। लेकिन चूंकि रिलायंस के शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे अधिक है, तो ऐसे में जो वो उसको कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होने से उसके तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। लेकिन जब उनके पदाधिकारी नियुक्त हो जाते हैं तो वो अपने एक ऑटोनमस ढंग से, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस कंपनी लाके उसके तहत काम करते हैं। तो ये पूरा संदर्भ जो हमने आपके सामने रखा, इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो किसी प्रकार से नेशनलिज्म पर या सोशलिज्म वगैरह को लेकर के, या पूरे विश्व का जो समाज है वो मध्य 19वीं शताब्दी से पूरे विश्व के समाज के परिवर्तन की दिशा क्या थी और वो परिवर्तन की दिशा कहां तक जा रही है, किस दिशा में जा रही है, ये परिवर्तन किधर की तरफ बढ़ रहा है। एक सवाल ये पूछते हैं कि समाज में, पूरे विश्व के समाज में और विश्व के समाज के विभिन्न अलग अलग समाजों में परिवर्तन की क्या दिशा है। और इस सवाल का उत्तर करने में आपको लगेगा कि बहुत से समाज जो हैं भारत विश्व के, उन सभी समाजों में परिवर्तन की दिशा थोड़ा अलग अलग है। लेकिन अगर आप चाहे तो कह सकते हैं कि बहुत से परिवर्तन की दिशा एक खास प्रकार की दिशा को जो है वो कहते हैं कि उस दिशा में वो बात हो रही है, जिसे आप कहिए कि इकोनॉमिक्स के अर्थ में आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कारपोरेटाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं, उस तरफ बढ़ रहा है समाज। और समाज में जो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है,
मोबिलिटी, मोबिलिटी कहते हैं जो समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं वो कैसे ऊपर के वर्ग में पहुंचते हैं, इन सब बातों को कैसे देखा जाए कि कैसे निचले वर्ग के लोग ऊपर पहुंचते हैं। जो पूर्व आधुनिक समाज है, जो पूर्व पूंजीवादी समाज है, जो सामंती समाज है, वहां पर समाज में जो जिसे कहते हैं गतिशीलता जो है वह जन्म के आधार पर है। अगर कोई मोची का लड़का है तो जीवन भर मोची का ही लड़का रह जाएगा, ऐसे करके। लेकिन ये नए समाज में है कि आप किसी भी परिवार में कहीं भी जन्म लिए हैं और आपने अगर नॉलेज प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो उस ज्ञान के माध्यम से आप अपने स्थिति में, स्टेटस में परिवर्तन करके समाज का जो सोपानबद्ध समाज है, जो हायरार्किकल समाज है, अगर पूरे समाज को 7 या 8 सीढ़ियों में, श्रेणियों में बांटा जाए, तो आप कह सकते हैं कि कई बार बहुत निचले सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी बहुत ही ऊंचाई पर जा सकता है। ये एक समाज के परिवर्तन की दिशा को आप कह सकते हैं। यहाँ पर 1789 के पहले, फ्रांस की क्रांति के पहले का समाज अगर आप देखेंगे, जिसे आप कहने सामंती समाज आप देखेंगे या पूर्व आधुनिक समाज देखेंगे, पूर्व आधुनिक समाज में सोपानबद्धता स्थिर है। सोपानबद्धता के जो सिद्धांत हैं वो जन्म के आधार पर है, परंतु आधुनिक समाज में सोपानबद्धता के सिद्धांत जन्म पर आधारित नहीं है, आपके गुणों पर आधारित हैं। आपने कितना संपत्ति एक्वायर किया, कितनी क्षमताएं आपने एक्वायर किया, इन सब पर आधारित है। तो ये सब परिप्रेक्ष्य को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल उठता हो, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आपका स्वागत है। सर एक मेरा डाउट है। जी सर, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोशलिज्म वाज ट्रांजिशनल स्टेज टू कम्युनिज्म। जी, बट फिर वो कहते हैं कि बट इट नेवर डिड हैपन इन रियलिटी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये कभी नहीं कहते हैं कि इट विल नेवर हैपन, वो तो बहुत आशावादी ढंग से बातों को कहते हैं। उनके सिद्धांत में बड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, वो बड़े ही पॉजिटिविज्म से, न्यूटोनियन थिंकिंग से प्रभावित है। जैसे न्यूटन के थिंकिंग में स्पीड और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन है, टाइम के बीच में, कि इस स्पीड से कोई चीज जा रही तो ऐसे हो जाएगी। इसको पॉजिटिविज्म कहते हैं फिलॉसफी में, कि किसी चीज के बारे में एकदम निश्चित होकर कोई बात करना। कार्ल मार्क्स पॉजिटिविस्ट थे, एक साइंटिस्ट, एक खास अर्थ में साइंटिस्ट थे। उनके अनुसार उन्होंने जो समाज का विश्लेषण किया, उस विश्लेषण के अनुसार समाज की जो डायनामिक्स है, जो उसकी गतिशीलता है, वो क्लास स्ट्रगल ही उसका सबसे बड़ा डायनामिक है। क्लास स्ट्रगल ही ऊर्जा का स्रोत है, और क्लास स्ट्रगल कुछ ऐसे मूव करेगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको कहा कि वैनगार्ड है, हरावल दस्ता है, जो मजदूरों की एक संरक्षक पार्टी है, वो मजदूरों की संरक्षक पार्टी वह किस तरह से वह उसकी डिक्टेटरशिप होगी, उस कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप होगी। यद्यपि उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट माने सर्वहारा वर्ग, और सर्वहारा वर्ग की जो पार्टी होगी वो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, उसकी डिक्टेटरशिप होगी। उस डिक्टेटरशिप में राज्य को यूज करके उन तमाम वर्गों को समाप्त किया जाएगा जो मजदूर वर्ग के दुश्मन हैं उनके अनुसार, जो तमाम इतिहास में बहुत कालखंड से मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का जो शोषण करते आ रहे थे संपत्ति के आधार पर, उनकी सभी संपत्तियां छीन ली जाएंगी और छीन करके वो राज्य की संपत्ति हो जाएंगी। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने बड़े मैथमेटिकल वे में कहा कि ये जो क्लास स्ट्रगल है, ये पहले स्टेज में समाजवाद को लाएगा, जिसमें कि ये संघर्ष चलेगा, और संघर्ष जब समाप्त हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग पूर्ण रूपेण समाज में समाप्त हो जाएंगे, तो साम्यवाद आएगा। और साम्यवाद में एक बहुत प्रचलित उन लोगों का एक नारा रहता है कि लोगों को वस्तुएं उनकी जरूरत के अनुसार दी जाएगी, और लोगों से कार्य जो लिए जाएंगे वह उनकी योग्यता के अनुसार लिए जाएंगे। जो योग्यता होगी उसके अनुसार आपसे कार्य लिया जाएगा, परंतु आपको जो वस्तुएं दी जाएंगी
वो सब आपकी जरूरत के अनुसार दी जाएगी। इस तरह का समाज जो है वो साम्यवादी समाज उन्होंने कहा कि आएगा। और ये साम्यवादी समाज का लक्ष्य जो था, इसी लक्ष्य को लेकर के पूरे विश्व के तमाम समाजों में इस लक्ष्य ने लोगों को बहुत अधिक अनुप्राणित किया, बड़ा प्रेरित किया। और सब जगह लोग, नौजवान लोग, सब लोग कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो लोग मेंबर बने। और इस तरह से वह एक खास किस्म का जो है वातावरण पूरे विश्व में। तो जो आपका प्रश्न है, ये ट्रांजिशन स्टेज उनके सोच में, उनके कॉन्सेप्चुअल स्कीम में, उनके पैराडाइम में ये था कि पहले सोशलिज्म आएगा और सोशलिज्म के बाद फिर कम्युनिज्म आएगा। और कम्युनिज्म जब आएगा वो तभी आएगा जब पूरे विश्व में एक साथ कम्युनिज्म आए। एक जगह सोशलिज्म हो और बाकी जगह सोशलिज्म ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो कम्युनिज्म नहीं आ पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। और विश्व के मजदूर एक होकर के कम्युनिस्ट पार्टी के निधि के अंतर्गत वो सभी मजदूर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन जब आ जाएंगे, तो वो सब पूरे विश्व में एक ऐसे प्रकार का परिवर्तन करेंगे जिसमें राज्य मुरझा जाएगा। राज्य उस तरह का राज्य मुरझा जाएगा जो राज्य वर्ग शोषण के लिए यंत्र का काम करता था। तो ये है उनका ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कोई सवाल? बट हेलो सर, बट सर ऐसा इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। हाँ, इम्प्लीमेंट जैसे कई बार क्या होता है कि आदमी एक आइडियल टाइप बनाता है, एक आदर्श बनाता है, लेकिन उसी आदर्श पर उसी को कई बार लोग यूटोपिया शब्द का प्रयोग करते हैं। एक स्वप्न चिंतन है, उस पर बहुत से लोग एकजुट होते हैं और प्रयास करते हैं, भले ही इम्प्लीमेंट ना हो जाए लेकिन उसको लक्ष्य रखते हैं। ये बात ठीक कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं हुआ पूरे विश्व में। न केवल पूरा नहीं हुआ बल्कि उनके पूरी की पूरी फिलॉसफी में बड़े लूप होल लोगों ने खोज लिए। जैसे कि उस पूरी फिलॉसफी में बड़ी भारी इनहेरेंट बात थी। कहां पर तो कार्ल मार्क्स अपने तमाम चिंतन में व्यक्ति के मुक्ति को अपने सबसे बड़ा आदर्श बनाते हैं। उनकी जो बहुत सी किताबें हैं उसमें उन्होंने एक जर्मन आइडियोलॉजी करके पुस्तक लिखा, जिसमें उनकी मनुष्य की कल्पना है कि व्यक्ति डिवीजन ऑफ लेबर से समाज में मुक्त रहेगा। डिवीजन ऑफ लेबर माने कि वो किस परिवार में जन्मा है तो वही काम नहीं करना होगा। वो सुबह जो है मछली पकड़ने जा सकता है और दोपहर में गेटे को पढ़ सकता है, अर्थात उसके पास बड़ा लेजरली समय रहे, वो डिवीजन ऑफ लेबर में दबा नहीं रहेगा। इस प्रकार की कल्पना करते हैं कार्ल मार्क्स। और पूंजीवाद के ऊपर जो उनका क्रिटिक होता है, साइकोलॉजिकल क्रिटिक है, उसको कहते हैं कि पूंजीवाद में एक खास किस्म का एलियनेशन होता है। एलियनेशन माने होता है कि हर आदमी एक खोया रहता है। खोया रहने का मतलब हुआ, एलियनेशन का एग्जैक्ट अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति की आत्मा उसकी आत्मा से कहीं बहुत दूर चली गई है। एलियनेट माने दूर होना, पृथक्करण होना। और इसको कार्ल मार्क्स ने जो एलियनेशन को डिस्कस किया, यद्यपि ये जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है ये आइडियलिस्ट फिलॉसफी में भी है, मतलब जो ईश्वरवादी चिंतक हैं उन लोगों में भी वहीं से एलियनेशन शब्द आता है कि जब आप ईश्वर के चिंतन से दूर हैं तो आप ईश्वर से पृथक हैं, और पृथक हैं तो आप खुश नहीं हैं। ये तो ईश्वरीय चिंतन या आइडियलिस्ट चिंतन में है। मार्क्सवादी चिंतन में जो एलियनेशन है वो ये है कि जिस तरह से व्यक्ति, सबसे अधिक व्यक्ति खुश क्यों है, किस अवस्था में खुश है। कार्ल मार्क्स के अनुसार व्यक्ति सबसे अधिक खुश तब होता है जब वह अपने कोई निर्माण स्वतंत्र रूप से निर्माण करे और उसके निर्माण की वस्तु उससे छीन न ली जाए, उससे दूर न हो जाए। उन्होंने कहा पूंजीवादी समाज में मजदूर वस्तुओं का निर्माण करता है और उन सभी वस्तुओं में उसकी आत्मा का निवास होता है, ऐसे करके बड़े पोएटिक ढंग से कहते हैं। परंतु वह उन वस्तुओं का स्वामी नहीं होता है। वो वस्तुएं जो मालिक होते हैं वो ले लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। उन वस्तुओं के उत्पादन में जो श्रम लगता है उसका थोड़ा सा मूल्य श्रमिक को देते हैं। इसलिए श्रमिक एक परमानेंट एलियनेशन का, जैसे वो अपनी उसकी अंदर की आत्मा ही उससे निकाल ली गई हो, वो एक मशीन के रूप में हो जाता है। ये एक बड़ा भारी क्रिटिक किया पूंजीवादी समाज पर। और फिर कहा कि जो लोग पूंजीपति वर्ग हैं वो भी बहुत एलियनेशन के शिकार है।
उन्होंने कहा एलिनेशन के शिकार इसलिए कि उनको ये पता नहीं है कि हमारी वस्तुएं किस दाम पर बाजार में मिलेंगी, बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो बाजार भी एक खास किस्म के व्यक्ति के मन में, चाहे पूंजीपति वर्ग भी हो, वो भी एक एलियनेशन माने जैसे किसी की आत्मा उससे छीन करके दूर चली जाए, उसका शिकार होता है। तो कार्ल का जो ये क्रिटिक था पूंजीवाद पर एलियनेशन का, इन क्रिटिक को भी लोगों ने एड्रेस करने का प्रयास किया कि जब पूंजीवाद अपने एक नए स्वरूप में जो विश्व में आता है, कॉर्पोरेटाइजेशन के स्वरूप में आता है, तो व्यक्ति के अंदर एलियनेशन का भाव नहीं होता है। उसको नहीं लगता है कि हमारी जो आत्मा है हमसे छीन के दूर चली जा रही है। तो इस अर्थ में आप कह सकते हैं कि यह एक आइडियल, एक आदर्श, एक सिस्टम था। उसके अनुसार लोगों को इतना अधिक प्रेरित किया गया। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी मैनिफेस्टो के बारे में मैंने चर्चा किया कि कैसे 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी मैनिफेस्टो में जो उसकी अंतिम लाइन है, उसमें कहा है, हे संसार के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए बेड़ियां हैं और जीतने के लिए पूरा संसार है। ये जो एक वाक्य है वो इतना अधिक लोगों को उत्प्रेरित किया, उन लोगों को जो लोग वाकई महसूस करते थे कि हम सब कुछ समाज में हम ही करते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है, उन सभी लोगों को एकजुट करने में बहुत बड़ी मदद किया। और आपको पता भी होगा, मैं बता भी रहा हूं कि विश्व में ये जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, ये बहुत अधिक लोगों को प्रभावित की। पूरे विश्व का अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो हर जगह आपको मिल जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो बहरहाल ये बात हम आपको इसमें कहना चाहेंगे। और कोई प्रश्न पूछना चाहे? हेलो सर। सर फेबियन सोशलिज्म क्या है? सर फेबियन जो सोशलिज्म, सर जॉर्ज वार्ड नॉसॉ ने सर इसको बताया है, लेकिन सर ये किस तरीके का सोशलिज्म है? एक ऐसा सोशलिज्म, एक तो होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के डिक्टेटरशिप के अधीन समाजवाद लाया जाए, समाजवाद लाने में एक हथियारबंद क्रांति किया जाए, राज्य के ऊपर कब्जा किया जाए। इसके अलावा जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो खास तौर से ब्रिटेन में या फ्रांस में या जर्मनी वगैरह में एक खास किस्म का सोशलिज्म की बात कही गई, उसमें कहा गया कि डेमोक्रेसी के थ्रू, चुनाव वगैरह के थ्रू, चुनाव के माध्यम से भी सोशलिज्म लाया जा सकता है, जिसमें चुनाव के आधार पर राज्य पर और भी राजनीतिक दल के लोग चुनाव में भाग लेंगे और उनके माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से जो राज्य पर ऐसे जो सोशलिज्म को मानने वाले पार्टियां हैं वो लोग सत्ता में आएंगे। तो वे लोग इस रास्ते से अपने देश में सोशलिज्म को लाएंगे, जो प्रोलिटेरियट डिक्टेटरशिप का रास्ता नहीं होगा, वो एक डेमोक्रेटिक रास्ता होगा, चुनाव का रास्ता होगा। इस तरह की विचारधारा से पूरे विश्व में सोशलिस्ट इंटरनेशनल की भी स्थापना हुई। जैसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट लोग पूरे विश्व में जुट करके कम्युनिज्म को लाने के लिए आपस में जुड़ करके उन लोगों ने बड़ी योजनाएं बनाई, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। उसी तरह से सोशलिज्म की ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया है, इन सबको लेकर के, जैसे हेराल्ड जे लास्की वगैरह का नाम ब्रिटेन के लिया जाता है, जो लेबर वगैरह के लीडर थे, फिलोसफर भी थे, और वो लोग एक खास किस्म से सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक वे में कैसे समाज में लाया जा सकता है, तो उसको आप कह सकते हैं ऐसे। जी सर एक और क्वेश्चन है। सर जैसे सर रूसी साम्यवाद के सर जो जनक हैं प्लेखनोव, सर इनके बारे में सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। रूसी साम्यवाद के जनक। हाँ, प्लेखानोव वगैरह उस समय रूस में बड़े जो है चिंतक, रूस का अगर 19वीं शताब्दी के रूस के समाज का साहित्य का आप पूरा अध्ययन करेंगे तो उसमें जैसे लियो टॉलस्टॉय वगैरह का नाम सुनते हैं, और कम्युनिस्ट चिंतन में भी बड़े बड़े कम्युनिस्ट चिंतन उस समय के चिंतक होते हैं। प्लेखानोव का भी एक चिंतन होता है, जो लेनिन का चिंतन है उससे लेकर के अलग हट करके भी कई चिंतक होते हैं जो ये कहते हैं कि कम्युनिज्म तब तक नहीं आ जाएगा जब तक पूरे विश्व में कम्युनिज्म एक साथ ना आए, और इस तरह से लेकर के लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। तो प्लेखानोव भी एक प्लेखानोव हुए या एक दूसरे देश की
रोजा लग्जमबर्ग, बहुत से लोग जो हैं जो उस समय के किस तरीके से कम्युनिज्म को लाया जाए उसको लेकर के, थोड़ी टैक्टिक्स को लेकर, थोड़ी रणनीति को लेकर के उन लोगों में तमाम कुछ डिफरेंसेस थे। तो इस अर्थ में आप जो है वह आप कह सकते हैं कि यह एक चिंतक के रूप में, उनको मार्क्सवादी चिंतक के रूप में देख सकते हैं, जिनकी लेनिन से, जैसे ट्रॉट्स्की का नाम आता है, ये भी एक चिंतक हैं जिनको कि बड़े ही एक गद्दार ढंग से लोग देखते हैं कि कम्युनिज्म तो रूस में आ ही नहीं सकता है, अगर पूरे विश्व में एक साथ आएगा तभी आएगा। तो इस तरह से कुछ बातों को लेकर के उनके बीच के जो डिफरेंस थे उसमें प्लेखनोव को भी ऐसे देख सकते हैं। यद्यपि आप अलग से उसका अध्ययन कर लें और उस पर कोई अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी सर, ये इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो साम्यवाद की बात करते हैं, तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि साम्यवाद आ सकता है और उसके बाद भी क्या इस बारे में कहा जा सकता है कि ये साम्यवाद आएगा तो उसके बाद समाज में संस्कारीकरण नहीं होगा? अब ये है कि समाजवाद आ सकता है, इस संदर्भ में जो लोग आशावादी हैं वे लोग तो पूरे विश्व में आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। अब आ सकता है, अब ये तो जरूर स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि मार्क्सवादी तरीके का साम्यवाद या लेनिनवादी या स्टालिनवादी या ख्रुश्चेववादी या ब्रेजनेववादी, ये सभी नाम रूस के नेताओं का ले रहे हैं, या माओ से तुंग की तरह से जो साम्यवाद है वो नहीं आ सकता है विश्व में। जो माओ जेडोंग का जो साम्यवाद है उस तरह से साम्यवाद नहीं आ सकता है, क्योंकि माओ जेडुंग के संदर्भ में अगर आप साम्यवाद को देखना चाहेंगे तो किस तरह से माओ ने एक खास किस्म की सांस्कृतिक क्रांति किया अपने देश में, उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा अलग से। माओ अपने कार्यकाल के दौर में जब वो चाइना के मुखिया रहे 1949 से लेकर के 1980 के बीच में, तो उन्होंने बड़े भारी प्रयोग किए। वो प्रयोग को कई बार लोग कल्चरल रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, उसके बारे में आप देखिएगा। तो वो पूरा का पूरा प्रयोग पर बड़े बड़े क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। उस क्रिटिसिज्म में ये भी हुआ है कि जो माओ के जो तमाम कॉमरेड थे, जो उनके दोस्त थे, वो सब लोग कैसे परेशान हुए और कई लोगों को मार दिया गया, और माओ एक तानाशाह के रूप में उभर के आए। पूरे देश की जनता को उन्होंने एक खास किस्म से उनको कपड़ा कैसे पहनना है, और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को, छात्रों को, सबको विश्वविद्यालयों से भेज दिया, कहा विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाए कुछ दिनों के लिए। सबको गांव में भेजा, कहा आप यहाँ पर सबके कपड़े तय कर दिए कि 2 कपड़े पहनने पड़ेंगे और इतने बजे से इतने बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। और वो एक खास ढंग से जब आप उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वह एक खास किस्म की सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि साधारण ढंग से समझाने में हम कह सकते हैं कि जो एक मेंटालिटी होती है, जो बुर्जुआ मेंटालिटी है। बुर्जुआ मेंटालिटी क्या होती है कि हम लाभ कमा करके अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाएंगे और लाभ कमाएंगे। ऐसे सब परिप्रेक्ष्य के विपरीत लोगों के एक चिंतन में परिवर्तन करने की बात किया। माओ का वो पूरा का पूरा प्रयोग चाइना को यद्यपि बहुत अपने खास ढंग से शिक्षित किया, चाइना के समाज को बड़ा मजबूत भी किया। चाइना खुद भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के फील्ड में बहुत आगे बढ़ा। चाइना बड़ा ताकतवर देश के रूप में भी उभरा, और उस ताकतवर देश के रूप में उभरने के संदर्भ में आप देखेंगे कि किस तरह से पहले चाइना और रूस के बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जैसे अमेरिका को ये दोस्ती के बारे में पता लगता है कि इन लोगों के तो दुश्मनी है, आपस में बॉर्डर को लेकर के इनके बीच में दुश्मनी चल रही है, तो कैसे जो है हेनरी किसिंजर और निक्सन रात में छुप करके पहुंचते हैं और माओ से तुंग से मिलकर के एक नया संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये जो खास तौर से जब आप बहुत सी बातों को आप देखेंगे कि कैसे पूरे विश्व में साम्यवाद को लागू करने में कहां पर कैसे कैसे प्रयोग किए गए,
तो उसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से एक बड़े प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रयास किए गए, जिसमें मनुष्य के बेसिक नेचर को बदलने की कोशिश किया गया, लेकिन उसमें वो सफल अब नहीं कह सकते हैं, यद्यपि उसके बड़े परिणाम निकले। पूरे विश्व में जहां जहां कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज आई थी, उन सभी समाजों का आप अध्ययन करेंगे। जैसे आप क्यूबा एक बहुत छोटा सा राज्य है, वहां पर किस तरह से फिडेल कैस्ट्रो का नाम आपने सुना होगा, तो एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह से थे, लेकिन थे कम्युनिस्ट। ऐसे ही एक सोशलिस्ट आइडिया लिए हुए जो युगोस्लाविया का इलाका है, जो एक खास ढंग से नॉन अलाइंड का मूवमेंट होता है, उसमें किस तरह से एक, जिसे कहते हैं कि मार्शल टीटो हैं, वो एक खास किस्म का सोशलिस्ट आइडिया से और डेमोक्रेसी वगैरह से प्रभावित रहते हैं। तो ये सभी परिप्रेक्ष्य का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि कम्युनिज्म के प्रयोग में कुछ बड़े अलग अलग प्रतिमान पूरे विश्व में दिखाई देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न पूछिए। हेलो सर। सर आपने भी बताया कि चाइना एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है, तो सर क्या हम ये मान सकते हैं कि आगे भविष्य में चाइना अमेरिका से भी आगे निकल सकता है, या इससे सभी विश्व को एक खतरा उत्पन्न हो सकता है? सर जैसे हम पेंडेमिक के टाइम पे देख सकते हैं, कोविड वहीं से स्टार्ट हुआ, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जैव परमाणु आक्रमण अमेरिका से आगे कई निकल सकता वैज्ञानिकों है। ने, जी, इतिहास के कई वैज्ञानिकों ने, इतिहास वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिसमें एक लेखक का नाम मैं नोट करूंगा, उनके बारे में आप पढ़िएगा। एंगस मैडिसन नाम है, ANGUS MADISON, एंगस मैडिसन। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, अब नहीं है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इस पुस्तक में आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होगी ये पुस्तक एंगस मैडिसन की। उसमें उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी सन से लेकर के 2030 तक के पूरे विश्व के इतिहास को, अभी तो 2022 चल रहा है, वो 2030 तक के इतिहास को लिखा उन्होंने, और उसमें उन्होंने प्रोग्नोसिस किया, जो भविष्यवाणी किया कि 2030 में वर्ल्ड की इकोनॉमी पर टॉप पर चला जाएगा चाइना, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो इंडिया हो जाएगा, और यूएसए वगैरह लोग पीछे आ जाएंगे। ये उनकी प्रोग्नोसिस थी, और बड़े गंभीर ढंग से पूरे विश्व के हर एक समाज का अध्ययन करके ये किताब, अगर मैं सही कह रहा हूं तो लगभग 1912-13 में ये किताब आई। इसके पहले की कुछ बातें 1901-2 में भी आई थी, एंगस मैडिसन की, एक 1901 या 2 वगैरह में भी। तो उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिख करके इस बात का प्रोग्नोसिस किया कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के टॉप पर चाइना पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स है। चाइना का एक तो पॉपुलेशन बहुत अधिक है, दूसरा यह है कि चाइना के पास फिजिकल भौतिक स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक है, और फिर चाइना ने अपने समाज को एक खास किस्म से पूंजीवादी रास्ते पर डाल दिया 1980 के बाद से। और वो जो पूंजीवादी रास्ता है उनका, उस पूंजीवादी रास्ते में, जैसे भारतवर्ष की तुलना में अगर आप देखें तो जिस पूंजीवादी रास्ते को चाइना ने अपनाया, वो भारत उसको करीब 10-11 साल बाद अपनाता है, 1991 से। वो उस रफ्तार को जो चाइना ने प्राप्त किया, अब अगर आप चाइना का बड़े ही बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे चाइना में आपको जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं चाइना की, तमाम चाइना में जो पूंजीवादी ढंग से उत्पादन हो रहा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, उनके मिलिट्री वगैरह में, उनकी कंपनियां जो वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन में, रोड वगैरह के कंस्ट्रक्शन में, तमाम प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में चाइना की कंपनी इसमें विश्व की बड़ी डोमिनेंट कंपनी है, और इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंसर चाइना है। माने अमेरिका से भी बड़ा फाइनेंसर चाइना है, अमेरिका की तुलना में थोड़े सस्ते रेट पर फाइनेंस करता है। मैं आपको पहले के क्लास में बताया हूंगा कि नहीं, कि लातिन अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका के जितने देश हैं, वो सभी के सभी चाइना से कैसे फाइनेंस है, और वो फाइनेंस होते हैं तो चाइना कहता है कि आप पैसे लीजिए और आपके यहाँ जो भी निर्माण कार्य होगा वो हम करेंगे।
अर्थात पूरे विश्व में चाइना ने अमेरिका को बहुत दूरी तक पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है। और भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरह से रीओरिएंट किया, चेंज किया, तो यही मैं कह रहा था कि किस तरह से पूरे विश्व में जो चाइना का जो पूंजीवाद है, उस पर एंगस मेडिसन ने उनके बड़े बारीकी से पूरे विश्व के हर एक देशों का अध्ययन करके बताया कि चाइना 2030 में वर्ल्ड के टॉप पर चला जाएगा, और हम लोग अभी देख भी रहे हैं इस तरह की प्रवृत्तियां। तो अब ये स्थिति है, इसका डेंजर क्या होगा, ये सब बहुत सी बातें हैं। डेंजर हो सकता है, या जैसे उनके राष्ट्रपति आए थे हमारे देश में, जिनपिंग आए थे भारत में, और किस तरह से उनको जो है, जैसे गुजरात में झूले पर झूल रहे थे, फिर साउथ इंडिया जहां वेनसांग गए थे। अगर भारत और चीन आपस में मिल करके कुछ ऐसी डिप्लोमेसी हो कि दोनों मिल करके काम करें। हेलो, आप सुन पा रहे हैं आप लोग हमें? यस सर, यस सर। अगर ये दोनों देश मिल करके काम करें, और ये बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रेटजी कही जाएगी, भारत अपने को अलर्ट होकर के, तो विश्व में दोनों की मिली जुली ताकत से एक बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है। जैसा कि भी आप देखिए कि किस तरह से रूस ने जो फेडरेशन, रशियन फेडरेशन ने, अभी आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फ्रांस ने और ब्रिटेन ने और अमेरिका ने तो उनको वार्न किया यूक्रेन को लेकर के, और यूक्रेन के 2 राज्यों को रशियन फेडरेशन ने स्वतंत्र डिक्लेयर करके मान्यता दे दिया। इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से वह जो स्वतंत्र कर दिया, ये एक बहुत बड़ी पता नहीं आप लोग इस न्यूज से परिचित है कि नहीं, ये बहुत बड़ी घटना घटी है। और वो लोग जिनको स्वतंत्र कर दिया है, ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट हैं, वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उन लोगों को बताया है। और जो है वह, हमें लगता है कि वो लुहांस्क और डोनेटस्क है, कुछ ऐसे नाम है उन दोनों देशों का। उनकी जनता ने बड़ा ही इसको पसंद किया है। वो सब टीवी वगैरह पर, हमारे भारत के टीवी के लोग भी इस समय यूक्रेन में हैं, तो उन लोगों ने इसको दिखाया है। तो बहरहाल ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, और समझदारी से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही है, और बैठक में कुछ प्रस्ताव वगैरह भी पारित होने से चाहिए। इस समय वर्ल्ड का सबसे हॉट इलाका जो यूक्रेन और निकालत अंतिम गाड़ी से ही इनके का ऐसा करिए कि देखा आप चकिया जाके बिच्चे बना गड़ा नहीं तो हाँ, मतलब म्यूट हमने कर दिया है, हमने म्यूट कर दिया है। तो अब यह है कि हम सोचते हैं कि भैया यहीं पर क्लास क्या खत्म किया जाए, या और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का जो सिनेरियो इस समय चल रहा है, इसको आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ से समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे जो है वो विश्व, आज का विश्व कैसा है और किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। जैसे कई बार तो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वार हो सकता है, जिसके बारे में हमने भविष्यवाणी किया था कि नहीं, वर्ल्ड वार तो नहीं होगा, क्योंकि मिडिल क्लास का कैरेक्टर, पूंजीवाद का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो आपस में कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो ये एक बड़ा भारी सिनेरियो जो सर, लेकिन जिस तरीके से सभी कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है, मिलिट्री सिस्टम को, तो सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वर्ल्ड वॉर होने के चांस तो बढ़ ही जाते हैं ना। वर्ल्ड वॉर के चांस बढ़ सकते हैं, लेकिन आप देखिए अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान के लोग कम संख्या में आकर के, और अमेरिका द्वारा जो सपोर्टेड गनी की सरकार थी, उनके बहुत अधिक सैनिक पिघल गए जैसे, तो कोई वर्ल्ड वॉर कुछ भी नहीं हुआ। $5 ट्रिलियन की $4 ट्रिलियन अमेरिका ने लगाया था अफगानिस्तान में, अंत में उलट के भाग गया। तो अमेरिका एक अब ऐसे कहने में थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बड़ा ही व्यापारी किस्म का देश है। कहाँ कितना लाभ है, कितना घाटा है, ये सब देखेगा। तो सोवियत यूनियन रशियन फेडरेशन से लड़ने नहीं जाएगा,
और रशियन फेडरेशन ने भी बड़े बारीकी से जो है उन बातों को रखा है उनको। जिस तरह से यूक्रेन को दो भागों में बांट करके एक पूर्वी इलाके के दो राज्यों को स्वतंत्र किया और फिर कहा कि यूक्रेन हमारा अंग है, यह नाटो का सदस्य नहीं हो सकता है। ये सब तमाम जो उसकी चिंताएं हैं, इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहेंगे कि ये विश्व युद्ध को अवॉइड, कोई हिटलर नहीं है, कोई मुसोलिनी नहीं है, कोई जापान का अनकम्प्रोमाइजिंग नहीं है मिलिटराइजेशन कि नहीं युद्ध हो करके रहेगा। अभी जो विश्व का सिनेरियो है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके परमानेंट मेंबर हैं, उनके बीच में डायलॉग है, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हॉटलाइन है, जब चाहे तब मोबाइल या जो हॉटलाइन उठाए तुरंत राष्ट्रपति से बात कर लें। तो ये एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं आने देगा, ये हमारा सोचना है। यद्यपि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। जो मिडिल क्लास, जो पूंजीवादी वर्ग है, जो पैसे से बिजनेस करके पैसा कमाने का जिसके पूरा हुनर है, वो लोग युद्ध तब करते हैं जब लगता है कोई कमजोर है। जैसे पूंजीवाद ने बड़े खून बहाए हैं लोगों को, अफ्रीका में, एशिया में बड़े खून बहाए हैं पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों ने। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो खून बहाने के बारे में नहीं सोचेंगे जब लगेगा कि उनके लोगों पर भी खून बहाया जाएगा। जैसा कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि वियतनाम में जिस तरह से अमेरिकन सैनिक मारे गए, तो अंत में अमेरिका के यूनिवर्सिटीज के तमाम विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने, सब लोगों ने कहा कि नहीं, वियतनाम का युद्ध बंद करिए। 1975 में आपको पता होगा वियतनाम का युद्ध बंद हुआ वियतनाम पर, लेकिन उसके कितना अधिक अमेरिका के, जिसे कहा जाए बेमद से सैनिकों को वहां भेजा गया। जो सैनिक लड़ना नहीं चाहते थे उन सभी लोगों को जो है भेजा गया, और वो किस तरह से वहां पर जा करके फिर बहुत सी उसकी कहानी वो अलग से आप पढ़िएगा कि अमेरिकी सैनिकों ने, वो अमेरिका में नियम बनाया गया कि 18 साल से जो भी ऊपर है, 20-21 साल के, उन सबको कॉन्स्क्रिप्शन किया गया अमेरिका में। कॉन्स्क्रिप्शन शब्द का होता है आपको आर्मी में सेवा देनी ही पड़ेगी, तो वो उसमें आर्मी में सेवा ना देना पड़े उसके लिए कैसे अपने को कई लोगों ने कहा कि हम लोग गे हैं, आर्टिफिशियल वे में गे बताया अमेरिकी सैनिकों ने कि गे लोगों को सेना में नहीं भर्ती किया जाएगा, ऐसा उस समय था। तो बहरहाल मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अमेरिका है, जो उसकी जो मेंटालिटी है, और जो सोवियत, ये जो रशियन फेडरेशन है, रशियन फेडरेशन एक लड़ाका देश है। रशिया एक लड़ाका देश है, अमेरिका भी लड़ाका देश है। लेकिन अब इस पर सब पर बहुत कई ढंग से आपको विचार करना पड़ेगा कि अमेरिका कितना लड़ाका देश है, कितनी सेनाएं लेकर के अफगानिस्तान में थे, किस तरह से अफगानिस्तान छोड़ करके वो लोग भागे हैं। 75,000 सैनिक जो तालिबान के लोग थे वो भगा दिए इन लोगों को। तो इन सब पूरे परिप्रेक्ष्य को आप देखेंगे तो अमेरिका खुद भी एक, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन को कहता था, वो तो खराब बात कहता था, अरे ये बनियों का देश है, ये क्या लड़ेगा, ऐसे बोलता था। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, नेपोलियन ये बात जरूर कहता था कि ये बनियों का देश क्या लड़ेगा। लेकिन बनियों का देश लड़ा और नेपोलियन को परास्त किए वो लोग। इस समय तो बनियों का देश सब क्या, सोवियत यूनियन बनियों का देश नहीं, बहुत बड़ा बनियों का, सोवियत यूनियन नहीं, रशियन फेडरेशन। चाइना बनियों का देश नहीं है क्या? बनिया माने जो व्यापार करके डोमिनेट हुआ समाज में, जिसके पास $1000 बिलियन की कंपनियां हैं, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ये सब बनाने वाले देश के लोग युद्ध तभी वहां पर उपस्थित करेंगे जब लगेगा कि नहीं, अब युद्ध के अलावा कोई और मौका बचेगा ही नहीं। डायलॉग, अब जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को इस तरह से घेर करके उनके अंदरूनी अध्ययन को, अब सोचिए कि नाटो कंट्री के लोग, अमेरिका के लोगों को यही नहीं पहले से पता था कि अभी सोवियत जो रशियन फेडरेशन है उनको, उनके 2 भागों को स्वतंत्र घोषित कर देगा। तो बहरहाल, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूं कि अपनी बात यही समाप्त करते हैं और फिर आपसे कल बात करें। भैया, हेलो। यस सर। हाँ, नहीं, हम अब क्लास एंड करें, यही क्लास एंड करते हैं। अब सभी बच्चों से ये निवेदन है कि आज क्लास यही एंड होता है, फिर कल आप लोगों से और कुछ बातें होंगी, कुछ हम सोच करके बताएंगे कि हमको कल किस पर बोलना है, हम आप लोगों को सूचित करेंगे। ठीक है? इज इट ओके? बताइए बच्चे। यस सर। यस सर। थैंक यू सर।
Thank you so much, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।